हेलो एवरीवन। सो ग्रेविटेशन चैप्टर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने सारी बेसिक चीज़ें सीख ली थी और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बेसिस पर जो जो क्वेश्चंस पॉसिबल थे बोर्ड लेवल से लेके वो सारे क्वेश्चंस भी हमने देख लिए। ठीक है, आज हम लोग सीखेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में। जी हाँ, ऐसी चीज़ आपने पहले नहीं सुनी है, आई नो, बट ये जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर अगर आपको अच्छे से आ गया तो एक चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो आपको 12th में एक्चुअली मेन कंसेप्ट तो 12th में ही है। थोड़े बहुत कंसेप्ट इस साल भी हैं बट उतने ज़्यादा नहीं है। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे भी सेम टू सेम आएंगी, सारे फॉर्मूले सेम रहेंगे, सारे कंसेप्ट सेम रहेंगे, सब कुछ सेम रहेगा। बस फर्क एक ही रहेगा कि यहाँ पे हम सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स पढ़ते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या अट्रैक्टिव फोर्स है, वो बस अट्रैक्ट करती है। वहाँ पे रिपल्सिव फोर्स भी आएगी कि प्लस माइनस चार्ज है तो अट्रैक्ट करेंगे और अगर प्लस प्लस या माइनस माइनस चार्ज है तो रिपल करेंगे। बस यही फ़र्क रहेगा और सब कुछ बाकी सेम रहेगा। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में। ग्रेविटेशनल फील्ड होता क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड का मतलब क्या है। देखो, इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं एक चार्ज का एग्जांपल लेता हूँ, बिकॉज चार्ज वाले से ज़्यादा बेटर समझता ही है। ठीक है, जैसे मान लो कि हम लोगों के पास कोई चार्ज था, बहुत दूर रखा हुआ था, कोई एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ था, तो Q प्लस से मैं उसको दिखा देता हूँ। ठीक है, हमने क्या किया, हमने पास ही में लेकर आया एक चार्ज जो कि माइनस चार्ज है, और सपोज ये Q प्लस चार्ज इनविजिबल है। ठीक है, इनविजिबल है। लेट्स से ये दूसरे रूम में रखा हुआ है, Q प्लस चार्ज दूसरे रूम में रखा हुआ है और ये Q माइनस चार्ज अपने रूम में है। तो हुआ क्या ये चार्ज के साथ कि इसके पॉजिटिव चार्ज के वजह से यहाँ पे आया अट्रैक्शन और ये चार्ज इसकी तरफ मूव करने लगा। ये माइनस चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करने लगा, ये आया इसके अंदर। तो लोगों ने देखा कि यार ये क्या है, ये माइनस चार्ज मूव क्यों कर रहा है इसकी तरफ। ऑब्वियस सी बात है, हमें पता है कि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है जिसकी वजह से वो मूव कर रहा है। बट लोगों का ये कहना था कि प्लस चार्ज ने अपनी एक फील्ड बनाई है, फील्ड बनाई है अपनी। फील्ड समझ रहे हो, फील्ड मतलब क्या होता है, क्रिकेट में बोलते हैं ना फील्ड जमाई है, मतलब बैट्समैन को आउट करने के लिए एक एरिया कवर करके रखा हुआ है। तो वही चीज यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ने एक एरिया कवर करके रखा हुआ है, जिस एरिया में अगर कोई आएगा तो उसके ऊपर उसका इफेक्ट पड़ेगा। तो इसने अपना एक फील्ड बना रखा है, यहाँ पे एक जाल बना रखा है अपना यहाँ पे, जिसका वजह से ये माइनस चार्ज इसकी तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड पूरा का पूरा इमेजिनरी कंसेप्ट है। क्या बोला मैंने, इमेजिनरी कंसेप्ट। ठीक है, मतलब ये होता है इट इज एन इनविजिबल इफेक्ट, ऑल्सो द फील्ड इज इमेजिनरी। मतलब ऐसा सही में होता नहीं है कि कोई पॉजिटिव चार्ज रख दे या नेगेटिव चार्ज रख दे तो ऑब्जेक्ट मूव करने लगे, ऐसा होता नहीं है। बट हमने अपनी अंदर ही एक हाइपोथेटिकल कहानी बना रखी है कि फील्ड होती है यहाँ पे, जिसका वजह से ये चार्ज मूव होता है। रियलिटी हम जानते हैं ये प्लस चार्ज है, इसको अट्रैक्ट कर रहा है ना। बट लोगों ने क्या मान रखा है कि प्लस चार्ज अपना एक फील्ड क्रिएट कर देता है, जिस फील्ड में अगर कोई आएगा तो वो उसके पास खींचा हुआ चला जाएगा। तो सेम चीज़ आप मासेस के साथ भी ले सकते हो। लेट्स से हमारे पास यहाँ पे एक मास m है जो कि इनविजिबल है, और यहाँ पे हमारे पास एक दूसरा मास m है जो कि इसकी तरफ आ रहा है। ठीक है, तो ये मास m को हम लोग बोलते हैं टेस्ट मास। चार्ज रखे थे तो उसको क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज। जैसे आपको क्वेश्चन ऐसा पूछेगा कि दो चार्ज रखे हुए थे, उनके बीच में फोर्स इतना था, उनके बीच में एक टेस्ट चार्ज लेकर आके रख दिया गया और टेस्ट चार्ज आने के बाद वहां पे बन गया एक इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो बताओ फील्ड वगैरह कितनी है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ज़्यादा देखने को मिलेंगे। टेस्ट मास की एक कंडीशन होती है कि जो ये मास है ये 0 के इक्वल रहना चाहिए। अब ऐसा क्यों, 0 के इक्वल क्यों रहना चाहिए बताएंगे थोड़ी देर में, बता दें। चलो देखो, फील्ड का फॉर्मूला होता है Gm/r²। फील्ड का फॉर्मूला होता है Gm/r²। अभी इतना समझ लो, ठीक है, बाद में बताऊंगा डीप मीनिंग। सो Gm/r², फील्ड को हम लोग इससे रिप्रेजेंट करते E से, वो भी बाद में। तो यहाँ पे जो मास m है ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब मास m जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा फील्ड होगी। तो इसीलिए हम लोग मान लेते हैं कि ये 0 को टेंड हो रहा है, मतलब इस मास m की वैल्यू नियरली 0 हो जाए, और 0 होने के बाद इससे डिवाइड होकर ये और 0 हो जाएगा। g की वैल्यू ऑलरेडी इतनी छोटी है, 6.673 इंटू 10⁻11 -11, मतलब समझते हो कितना ज़्यादा छोटी होगी। तो इतनी छोटी वैल्यू होने की वजह से ये अपना कोई खुद का फील्ड नहीं बना पाएगा। मेन कंसेप्ट समझा। मास m को हम लोग 0 इसलिए मानते हैं, मतलब इसलिए हम लोग ऐसा मास यूज करते हैं जिसकी वैल्यू जिसका मास टेंडिंग टू 0 हो, ताकि वो अपना खुद का कोई फील्ड ना जनरेट कर दे, है ना।
तो ये अपना कोई खुद का फील्ड जनरेट करेगा नहीं, तो इसके ऊपर जितना फोर्स लगेगा इस मास m की वजह से वही आंसर हम लोग निकाल लेंगे और वहां से हम लोगों को मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड कुछ भी नहीं होता है, हम निकालते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड का स्ट्रेंथ। ठीक है, ये भी बात ध्यान में रखना, ग्रेविटेशनल फील्ड इज नथिंग, बोलने को तो बोल दूंगा मैं कि हाँ यार ग्रेविटेशनल फील्ड कैलकुलेट करो यहाँ पे वहाँ पे, बट रियलिटी में वो होता है ग्रेविटेशनल फील्ड का स्ट्रेंथ, कितनी ज़्यादा पावर है इसकी। तो ग्रेविटेशनल फील्ड के स्ट्रेंथ को डिनोट किया गया, मतलब रिप्रेजेंट किया गया E इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट मास, फिक्स कर दिया गया। इसका फॉर्मूला है E इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट मास। अब ऐसा क्यों किया गया, डायरेक्टली फोर्स के इक्वल क्यों नहीं ले लिया गया, है ना। अब अगर कोई दूसरा मास है तो उसके ऊपर अलग इंटेंसिटी आएगी, मतलब अलग स्ट्रेंथ आएगी, इंटेंसिटी भी बोलते हैं इसको, ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी। ऐसे आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी पढ़ोगे। कोई छोटा मास है तो उसके ऊपर कम आएगा, ज़्यादा आएगा। छोटा मास है तो वो ज़्यादा तेजी से एक्सेलरेट करेगा, बड़ा मास है तो काफ़ी स्लो एक्सेलरेट करेगा, तो इसकी वजह से वैल्यूज इफेक्ट होंगी। तो इसकी वजह से उन्होंने कहा हम पर यूनिट मास फिक्स कर देते हैं कि तुम्हें मास से डिवाइड करना ही होगा, तो वहाँ पे वो वैल्यू फिक्स हो गई। ठीक है, हाँ, तो अब कहानी आगे बढ़ाते हैं हम लोग, F की जगह वैल्यू रखते हैं, तो E इज इक्वल्स टू, अब फोर्स यहाँ पे कितना लग रहा है इसके ऊपर, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है एक ही, ग्रेविटेशनल फोर्स इसकी वजह से, राइट। तो फोर्स लग रहा है G, M1 है M, छोटा m अपॉन R स्क्वायर, और ये मास m, तो ये मास m कैंसिल हो जाता है, इसलिए E का फॉर्मूला आता है Gm बाय R स्क्वायर। ये बड़ा है माँ, ठीक है। तो मतलब इसका इंटेंसिटी कितना है, इसका ग्रेविटेशनल फील्ड का इंटेंसिटी कितना है, Gm बाय R स्क्वायर। इसका कितना है, 0। 0 क्यों, क्योंकि इसका मास टेंड हो रहा है 0 की ओर। रियलिटी में कितना होगा, रियलिटी में होगा Gm बाय R स्क्वायर। अब मास टेंडिंग टू 0 इसलिए 0 हमने बोल दिया। समझ में आया पूरा खेल क्या है ग्रेविटेशनल फील्ड का। ग्रेविटेशनल फील्ड एक इमेजिनरी फील्ड है जो कि रियलिटी में कहीं पे होती नहीं है, ठीक है। बस हम लोगों ने इसको डिफाइन कर दिया गया। जैसे आपके पास कोई एक इनविजिबल मास है, उसकी वजह से दूसरा मास मूव करने लगे, तो बात क्या आएगी, बात आएगी यार इसने अपना जरूर कोई फील्ड बना रखा है, उसके फील्ड के कारण इस मास पर फोर्स लग रहा है ना। मतलब जैसे आप लोग देखे रहोगे कभी कि लाइट कहीं और है और झटके दूर दूर तक लग रहे हैं, ठीक है, तो उसको भी बोल सकते हो आप लोग कि उसने अपना फील्ड बना रखा है उस एरिया में। तो वैसे यहाँ पर एक फील्ड इसने बना रखा है और उस फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है, Gm बाय R स्क्वायर। कैसे निकाला हमने एक टेस्ट मास लाया जिसका मास एकदम 0 था, करीब 0 था। हमने फॉर्मूला यूज किया फोर्स पर यूनिट मास, साइंटिस्टों ने दिया है फॉर्मूला अपने मर्जी से, पर करेक्ट है। इज इक्वल्स टू F की वैल्यू कितनी है, Gmm बाय R स्क्वायर, mm कैंसिल, आंसर आ गया Gm बाय R स्क्वायर। तो E इज इक्वल्स टू आया Gm बाय R स्क्वायर, ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी का फॉर्मूला। अच्छा, E एक वेक्टर क्वांटिटी है, E इज इक्वल्स टू F बाय m। फोर्स अपॉन मास, देखो एक्सेलरेशन भी होता है, इसलिए फोर्स अपॉन मास या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का जो यूनिट है या जो डायमेंशन है वो एज सेम एज एक्सेलरेशन है। पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है। द डायमेंशंस एंड यूनिट्स, द यूनिट एंड डायमेंशंस ऑफ gravitational field intensity, gravitational field intensity is as same as acceleration, unit and dimensions of acceleration, ठीक है। मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का जो डायमेंशन है वही डायमेंशन एक्सेलरेशन का भी है, क्योंकि फोर्स अपॉन मास इज नथिंग बट एक्सेलरेशन। तो ये नीट में सीधा सीधा क्वेश्चन में भी आपको आ सकता है। तो इज इक्वल्स टू होता है F बाय m, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, जो डायरेक्शन फोर्स का होता है वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है। अब इसके ऊपर फोर्स कहाँ लग रहा है, इस साइड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इस साइड। तो इस मास m पे इंटरनली ग्रेविटेशनल फील्ड लगेगा, ठीक है। सो डायरेक्शन ऑफ E इज एज सेम एज डायरेक्शन ऑफ F। ये ग्रेविटेशनल फील्ड समझने के बाद हम लोग 2-3 हल्के फुल्के क्वेश्चन करेंगे और फिर उसके बाद सीधा हम लोग डेरिवेशन करेंगे हॉलो स्फीयर का और सॉलिड स्फीयर का, और वहाँ पे हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड मोस्टली खत्म हो जाएगा। फिर लास्ट में वो रिलेशन जब डिराइव करेंगे पोटेंशियल के साथ तब आएगा दोबारा, एज सेम एज F। जो F का डायरेक्शन होगा वही E का डायरेक्शन होगा। इतने सारे कंसेप्ट क्लियर हुए, समझ में आया अच्छे से। चलो आगे बढ़ते हैं और अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए तो कंसेप्ट समराइज करते हैं। हमने बोला हमारे पास एक मास m था, इस मास m की वजह से यहाँ पे आ रही थी एक ग्रेविटेशनल फील्ड। उस फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी एट द डिस्टेंस r, ठीक है।
एट द डिस्टेंस r इस ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी। इसको निकालने के लिए हम लोग लेकर आए एक टेस्ट मास जिसका मास टेंडिंग टू 0 है। हर बार नहीं, मतलब हम लोग कुछ भी ले लेंगे बाद में, अभी 0 बोल रहे, बट 1 kg 2 kg जो मर्जी ले लेंगे। एट द डिस्टेंस r इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी है वो निकालने के लिए हम लोग लेकर आए एक टेस्ट मास, जिसके बाद हमें आंसर मिला E इक्वल्स टू gm/r²। ध्यान रखना ये मास इसका है, ठीक है। ये वाला मास तो कैंसिल हो गया था, फॉर्मूले में ही आया चला गया पर अपना काम कर गया, ठीक है। तो E इक्वल्स टू आता है gm/r²। आई होप इतना कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब फिर से वही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आता है कि अगर आप लोगों को 3 मासेस दे दिए जाए, ये मास m, ये मास m, ये मास m, यहाँ पे एक ट्रायंगल पे रखे हुए, ट्रायंगल है इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये आपको देखने को मिलता रहेगा। अब ए इक्विलेटरल ट्रायंगल में यहाँ पे जो पॉइंट x है यहाँ पे सपोज, और यहाँ पे सपोज पॉइंट y है, ठीक है। तो कितना फील्ड आ रहा है x पे, मतलब कितना फील्ड है x पे, ई नेट कितना है x पे, मास m मास m मास m, तीनों मास m की वजह से ई नेट कितना है x पे, और ई नेट कितना है y पे, यही आपका क्वेश्चन है। ई नेट एट y, ई नेट एट x, ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो यहाँ के लिए आप लोग यूज करोगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। आप निकालोगे E1 पहले मास की वजह से कितना फील्ड है, प्लस E2 दूसरे मास की वजह से कितना फील्ड है, प्लस E3 तीसरे मास की वजह से कितना फील्ड है, तीनों का कर दोगे वेक्टर सम, और वेक्टर सम करते ही आपको मिल जाएगा नेट ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ही यहाँ पे भी आपको फॉलो करना है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, वाह, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम लोग करते हैं, अभी पहले बोर्ड रफ करते हैं। यही क्वेश्चन जो इक्विलेटरल ट्रायंगल पे तीनों मासेस रखे हुए, ठीक है। देखते हैं कौन कौन करेक्ट करता है, मतलब एक तो मुझे करना होगा, फिर देखते हैं आप में से कौन कौन करेक्ट करता है। तो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था अगर यहाँ पे मास m है, यहाँ पे मास m है, यहाँ पे मास m है, और ये सब रखे गए हैं एट द वर्टाइसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसकी साइड है a, और यहाँ पे एक पॉइंट x है और यहाँ पे एक पॉइंट y है। तो मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेविटेशनल फील्ड नेट ग्रेविटेशनल फील्ड एट x एंड नेट ग्रेविटेशनल फील्ड एट y। सो सॉरी, आज मैं बार बार इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दे रहा हूँ बिकॉज उसकी ज़्यादा हैबिट है ठीक है, उसके ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। देखो, सो यहाँ पे हम लोग कैसे निकालेंगे, पॉइंट x लेते हैं, पॉइंट x पर इस मास m की वजह से फील्ड बनेगी ऐसी, इस मास m की वजह से फील्ड बनेगी ऐसी, इस मास m की वजह से फील्ड बनेगी ऐसी। तो इस पॉइंट को बाहर निकालते, एक फील्ड बनी ऐसी, एक ऐसी और एक ऐसी, ठीक है। एंगल कितना होगा जरा ध्यान से सोचो, ध्यान से सोचो एंगल कितना होगा। ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल 60 डिग्री है, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे तो ये 30 आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा। नहीं समझे, दोबारा से देखो, ये एंगल कितना था 60, ये एंगल कितना था 60। जब लाइन को हमने एक्सटेंड किया तो इसने बाइसेक्ट कर दिया एंगल को, तो ये हो गया 30, ये भी हो गया 30 और ये भी हो गया 30, 30 30 60। अब ये देखो एक पूरा ये ट्रायंगल बन चुका है, ये पूरा एक ट्रायंगल बन चुका है 30 30 का। तो ये 30 ये 30, तो ये कितना होगा 120 डिग्री, मतलब ये एंगल कितना है 120 डिग्री। यही बताना चाहता था मैं। अच्छा, ये 120 डिग्री है तो ये कितना है, फिर उसको भी हमें निकालना होगा। देखो उसको कैसे निकालेंगे, अब ये देखो ऊपर भी बाइसेक्ट करेगा। अब यहाँ पे देखो मैथ्स है, ऐसे क्वेश्चंस आपने 9th में 3.4 में सॉल्व किए थे, ऐसे क्वेश्चंस, ठीक, उसमें क्वेश्चंस थे। अब छोड़ो जाने दो। तो आगे एंगल्स देखो, हमें पता चल गया कि ये एंगल है 120 डिग्री, ये एंगल है 30 डिग्री, ये एंगल है 30 डिग्री, ये एंगल है 30 डिग्री, ये एंगल भी है 30 डिग्री, और ये ऐसा भी है। ये 30 है तो ये भी 30 होगा, मतलब ये भी कितना होगा, ये भी होगा 120 डिग्री, ये भी कितना होगा, ये भी होगा 120 डिग्री, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। चलो अब जरा ध्यान से देखो, इस 120 डिग्री की वजह से यहाँ पे भी एक कंपोनेंट बनेगा और यहाँ पे भी एक कंपोनेंट बनेगा, राइट, इस, ठीक है। तो ये एंगल कितना होगा, ये होगा 60 डिग्री और ये भी कितना होगा 60 डिग्री। तो E1 का इधर कंपोनेंट आएगा E1 cos 60 और इधर आएगा E1 sin 60। E2 का इधर कंपोनेंट आएगा E2 cos 60 और इधर पे आएगा E2 sin 60। तो देखो E1 E2 मास के मामले में तो सेम है, मतलब E1 E2 E3 तीनों के तीनों सेम होंगे क्योंकि मासेस सेम रखे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब E1 E2 E3 सेम रहने वाले। क्यों सेम रहने वाले, क्योंकि मासेस यहाँ पे सेम रखे हुए। तो E2 E2 कैंसिल हो गए, वो भी E2 sin 60, ये भी E2 sin 60, डायरेक्शन अपोजिट, तो वेक्टर माइनस, खत्म। अब ये हो जाएगा 2E cos 60, cos 60 होता है 1/2, मतलब इसकी वैल्यू कितनी है E, और E3 भी तो E के ही बराबर है
क्योंकि यहाँ पे सारी ग्रेविटेशनल फील्ड सेम है, E1 E2 E3 तीनों के तीनों सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि मासेस सेम है और सेम डिस्टेंस पर भी रखे हुए, ए मतलब R भी सेम है, तो इसका मतलब E1 E2 E3 तीनों की वैल्यू E है। तो ये कैंसिल हो गए, ये भी कैंसिल हो गए, तो फील्ड कितनी बनी? फील्ड बनी 0। ठीक है, तो E नेट ड्यू टू X इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे एक मेन कंसेप्ट आता है जो कि आप लोगों को अच्छे से रट के रखना है कि अगर सिमेट्रिकल मास रखे हुए फॉर सिमेट्रिकल मासेज E नेट इक्वल्स टू 0, ठीक है, सेम मासेज रखे हुए, अगर सपोज अभी ये क्वेश्चन दे देता आपको कि ये चलो स्क्वायर है, यहाँ पे एक मास, यहाँ पे दूसरा मास, यहाँ पे तीसरा, यहाँ पे चौथा, सबका मास है यम, ठीक है, डिस्टेंस है ए, बीच में आपको पूछ लिया बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी होगी, कितना सॉरी बोलूँ, जाने दो, बीच में ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी होगी, तो यहाँ पे 0 आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जा रहा है, ठीक है, तो बीच में यहाँ पे 0 आएगा, हमेशा याद रखना, चाहे वो ट्रायंगल हो, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे आपको कोई भी फिगर दे दे, अगर डिस्टेंस सेम है, मास डिस्ट्रीब्यूशन मतलब मास सेम दिया हुआ है, सिमेट्रिकल मास है, तो वहाँ पे आंसर 0 ही आना है। अच्छा, अब एक बात बताओ, E नेट ड्यू टू वाई कितना होगा, मतलब E नेट एट वाई कितना होगा, वो भी तो सोचना है, ये तो हमने सोच लिया, आसानी से हो गया। E नेट एट वाई देखते हैं। अब वाई पे अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इस मास की वजह से फील्ड लग रही है इधर, इस मास की वजह से फील्ड लग रही है उधर। अगर वहां पे कोई टेस्ट मास आप लोग लाओगे तो वो उधर खींचेगा ना उसको, तो डायरेक्शन किधर है? उधर, और इसकी डायरेक्शन इधर, तो इन दोनों तो आपस में ही एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे, कैंसिल कर दिया इन्होंने एक दूसरे को। तो मेन फील्ड वाई पर जो लगेगी वो M की वजह से लगेगी, ऊपर वाले M की वजह से। लेट्स से ये M1 M2 M3 है, जाने तो छोड़ो, ज्यादा झंझट नहीं। तो वाई पे जो नेट फील्ड लगेगी वो ऊपर वाले मास की वजह से लगेगी, ठीक है, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी? उसकी वैल्यू सीधा सीधा आएगी GM/r²। अब R कितना होगा? यही तो फैक्टर है मेन वाला। देखो आप लोग जानते हो कि हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज √3/2 इंटू साइड। मैं ही जानता हूँ सिर्फ, ऐसा है क्या? ठीक है, कोई बात नहीं। देखो ये 60 डिग्री होता है, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री। अब इतना तो याद रहना चाहिए यार, मैथ्स 10वीं में पढ़े हो ना। साइड अपोजिट टू 60 डिग्री होता है √3/2 इंटू हाइपोटेनस। और हाइपोटेनस कौन है? ये 90 है, मतलब हाइपोटेनस कौन है? साइड ही तो है। तो हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज √3/2 इंटू साइड। आज से याद रख लेना, बार बार नहीं बताऊंगा। तो R की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? R की वैल्यू है √3/2 इंटू साइड, साइड इज A। तो E आ गया GM/√3/2 A का स्क्वायर। तो इसका आंसर आ जाएगा 4GM/3A²। चलिए, E नेट ड्यू टू Y, और ये E नेट ड्यू टू X था, जो कि कितना है? 0। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन कैसे करना था? अब यहाँ से आपको कंसेप्ट भी समझ में आ गया कि बीच में अगर पूछे तो वहाँ पे हमेशा आंसर 0 ही रहेगा। मासेस सेम हो, डिस्टेंस सेम हो, तो स्क्वायर, ट्राइंगल कुछ भी दे दे, पेंटागन, हेक्सागन ठीक है। वाई पे कैसे आया? वाई पे देखो, ये मास अपनी तरफ, ये मास अपनी तरफ, ऐसा फील्ड बना रहे थे इन लोग, तो इनकी फील्ड आपस में कैंसिल हो गई। तो बचा कि इसका ऊपर वाले मास का, तो ऊपर वाले मास का फील्ड निकालने के लिए हमें R भी निकालना पड़ता है ना, एट अ डिस्टेंस ऑफ R। तो हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला है उसकी R है √3/2 A। वैल्यू पुट की, आंसर आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए अब एक बढ़िया क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर आप लोग देना। हमारे पास यहाँ पे एक रखा हुआ है मास M, और यहाँ पे हमारे पास रखा हुआ है एक मास 2M। दोनों रखे हुए हैं एट द डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर। ठीक है, सो आपको बताना है कि E नेट कहाँ पे 0 होगा, एट व्हाट डिस्टेंस, E नेट विल बी इक्वल टू 0। तो लीजेंड लोग ने आंसर दे दिया होगा 8 सेंटीमीटर पे, बीच में नहीं, गलत है, क्योंकि ये मास M है, ये मास 2M है, मास अलग अलग है। सेंटर ऑफ मास में देखो, सेंटर ऑफ मास में जब मास सेम रहता था तो बीच में आंसर आता था, बट जब मास अलग रहता था तब थोड़ा सा इधर आंसर आता था। ठीक है, तो यहाँ पे E नेट कहाँ पे 0 होगा? यहाँ पे E नेट थोड़ा सा इधर 0 होगा, ये डिस्टेंस अलग होगी और ये डिस्टेंस अलग होगी। ठीक है, तो मान लेते कि भाई M से X डिस्टेंस दूर E नेट 0 होगा, तो अगर ये X है तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16 - X, राइट। ये मास M है, ये मास 2M है। अगर ये डिस्टेंस X है तो ये डिस्टेंस आ जाएगी 16 - X। अब सोचते रहो 16 - X कैसे आ गया नहीं समझ गए?
ये पूरा 16 है, ये x है, तो ये कितना हो जाएगा 16 माइनस x। ठीक है, तो हमें क्या करना है यहाँ पे, हमें पता करना है कितनी डिस्टेंस पे ई नेट 0 होगा। तो हम क्या करते हैं, अच्छा ई नेट कब 0 होगा, ई नेट कब 0 होगा, जब E ड्यू टू मास m इज इक्वल टू हो जाए E ड्यू टू मास 2m, इसी टाइम तो 0 होगा। तो अब आप सोचो, ठीक है, मैंने आपको इतना बड़ा हिंट दे दिया, अब आप सोचो, अब सोचना ही क्या है, फॉर्मूला लगाओ और आंसर लाओ। ठीक है, ई नेट तभी 0 होगा जब वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 0 के इक्वल आए। ठीक है, मतलब वेक्टर E1 इज इक्वल्स टू माइनस वेक्टर E2 आए, बट यहाँ पे डायरेक्शन हम देख नहीं रहे, तो E1 इज इक्वल्स टू E2 हो जाए तब ये 0 होगा। तो E ड्यू टू m इज इक्वल्स टू E ड्यू टू 2m हो जाए तब ये 0 हो जाएगा। तो ये हो गया gm अपॉन r स्क्वायर, ये हो गया 2gm अपॉन r स्क्वायर। अरे 2 कैसे आ गया, अरे यहाँ पे मास की जगह क्या रखेंगे 2m ना, यहाँ पे मास कितना है 2m है, तो 2m रखा और g ऐसे का ऐसा ही, r स्क्वायर कैंसल, नहीं 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 नहीं, r की वैल्यू अलग है, यहाँ पे r की वैल्यू है x, तो x स्क्वायर, यहाँ पे r की वैल्यू है 16 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, gm कैंसल है ना, सेम मासेस थे ना, तो ये 16 माइनस एक्स स्क्वायर को वहाँ भेज दो, तो 16 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2, रूट ले लो। ओहो गड़बड़ जाला, रूट में आंसर आएगा। ठीक है, चलो रूट ले लो, रूट लोगे तो आएगा 16 माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू रूट 2, तो ये आ जाएगा 16 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू रूट 2x, तो 16 इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1.41 x प्लस एक्स, रूट 2 की वैल्यू 1.41, इसको मैं 1.4 मान लेता हूँ, तो 16 इज इक्वल्स टू आ जाएगा 2.4x, तो x की वैल्यू आ जाएगी 16 अपॉन 2.4 विच इज़ नथिंग बट 20 अपॉन 3। ठीक है, मतलब 6 सेंटीमीटर दूर। ठीक है, सो यहाँ पे कुछ लोग सोच रहे कैसे आया, देखो रूट 2 की वैल्यू होती है 1.41, मैंने 1.4 रख दिया, तो 16 इज इक्वल्स टू 1.4x प्लस 1x, तो 1.4 प्लस 1 होता है 2.4x, तो 16 इज इक्वल्स टू आया 2.4x, तो x आ गया 16 अपॉन 2.4। अब डायरेक्टली 20/3 आपने कैसा लिख दिया, तो x इज इक्वल्स टू 16 अपॉन 2.4, तो x इज इक्वल्स टू 16 अपॉन 2.4 में मैंने ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया 160 अपॉन 24, फिर 8 से काटोगे तो आंसर आएगा 20/3 और आंसर आएगा 6.67 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब इससे 6 सेंटीमीटर दूर, नियरली 6.7 सेंटीमीटर दूर ई नेट 0 होगा। तो इससे कितना दूर होगा फिर, अगर ये 6.7 सेंटीमीटर है तो ये कितना होगा, ये होगा 9.3 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब कहीं यहाँ पर ई नेट क्या होगा 0 होगा। तो अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आपको आ गया तो कर ले जाओगे, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अच्छा कुछ लीजेंड लोग सोच रहे होंगे कि यार आपने 2 का रूट 2 लिख दिया, सपोज यहाँ पे 4 होता तो उसका आंसर प्लस माइनस 2 आता, तो क्या माइनस वाले को लेके सॉल्व करते। देखो अगर आप माइनस लेते हो ना तो आपकी डिस्टेंस या तो बहुत पीछे चली जाएगी या तो बहुत आगे चली जाएगी। ठीक है, करके देख लेना, या तो बहुत पीछे चली जाएगी या तो बहुत आगे चली जाएगी, दो जगह पर ग्रेविटेशनल फील्ड 0 नहीं होती है। बहुत ही पीछे चली जाएगी ना तो वहाँ का हम लोग पॉइंट नहीं काउंट करेंगे। देखो अगर बहुत पीछे चली गई तो वहाँ पे सिर्फ मास m का इफेक्ट होगा, तो वहाँ पे 0 नहीं होने वाला है वो। ओके, सो हमेशा पॉजिटिव वाले को कंसीडर कर लेना आप लोग। समझ में आया ये क्वेश्चन अच्छे से। चलो एक भारी क्वेश्चन करते हैं अब। चलिए लेट्स से हमारे पास एक सेमी सर्कुलर रिंग है। ठीक है, एक सेमी सर्कुलर रिंग है। सो रिंग जैसा दिखना भी चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम लूँगा, आप लोग सब्र करें या स्किप करें। वाह, स्किप भी कर दिया, चलो कोई नहीं। ठीक है, सो ये हमारे पास सेमी सर्कुलर रिंग है जिसका मास m है और रेडियस r है। ठीक है, और हमसे पूछ लिया गया कि बताओ यहाँ पे ई नेट कितना होगा। ई नेट क्वेश्चन मार्क है कि आखिर होगा कितना यहाँ पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो दिक्कत क्या आएगी, दिक्कत ये आएगी कि हमने अभी तक देखा था पॉइंट मास के लिए ई नेट निकालना। जब भी हम बात करते थे कोई बड़ा मास m रहता था, वहाँ पे हम एक छोटा सा पॉइंट मास लेकर जाते थे, उससे हम लोग ई नेट निकाल लिया करते थे, ग्रेविटेशनल फील्ड हम लोग निकाल लिया करते थे। बट यहाँ पे दिक्कत ये है कि यहाँ पे कोई पॉइंट मास नहीं है, तो ऑब्वियसली आप फिगर देख के ही समझ गए होंगे कि यहाँ पे हम करने वाले हैं इंटीग्रेशन। ई होता है gm/r²। तो हम क्या करेंगे, हम पहले एक छोटे से मास के लिए, एक पॉइंट मास के लिए, पॉइंट मास काट लो पहले, ये हमने काट लिया एक dm मास, फिर यहाँ से हमने काट लिया एक dm मास।
डीएम मास काटा हमने एट एन एंगल थीटा, ठीक है, विथ रेडियस आर। यहाँ से ग्रेविटेशनल फील्ड जनरेट हुई डीई, ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड वहाँ से जनरेट हुई डीई, तो वो आएगा जी डी एम बाय आर स्क्वायर। तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, वही हमारा क्वेश्चन है। तो हमें क्या करना होगा, हमें ऐसा बहुत सारे डीएम मास लेने होंगे और बहुत सारे डीएम मास पे जो डीई ग्रेविटेशनल फील्ड जो छोटी छोटी जनरेट हो रही है सबको जोड़ना होगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा। पर जरा एक बात बताओ, यहाँ पे ये एंगल थीटा है, राइट, तो यहाँ पे जो भी ग्रेविटेशनल फील्ड आ रही है, यहाँ पे आ रही है डीई कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा, ये देखो, ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड यहाँ पे है, क्या सेम टू सेम ऐसी ग्रेविटेशनल फील्ड यहाँ पर भी बनेगी एट एन एंगल थीटा, जो कि सिमेट्रिक होगा? सोचो एक बार, जैसा यहाँ पे डीएम मास के लिए बना वैसा यहाँ पे भी डीएम मास के लिए बनेगा? यस बनेगा। तो उसको थोड़ा सा बाहर निकालो, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, यहाँ पे देखो ये एंगल थीटा है और यहाँ से ई जनरेट हो रहा है, तो इधर का कंपोनेंट क्या होगा, ई कॉस थीटा, इधर का कंपोनेंट क्या होगा, ई कॉस थीटा। इसका हाँ, इसका ये कंपोनेंट ई कॉस थीटा, इसका ये कंपोनेंट ई कॉस थीटा, तो ऊपर वाला कंपोनेंट क्या होगा, ई साइन थीटा, इसके लिए भी क्या होगा, ई साइन थीटा। तो ध्यान से देखो, ई कॉस थीटा उधर, ये वाला ई कॉस थीटा इधर, ये तो कैंसिल हो गए। तो फील्ड जो जनरेट हो रही है वो जनरेट किसकी वजह से हो रही है, सिर्फ और सिर्फ ई साइन थीटा की वजह से। मतलब हमें डीई की जगह क्या ऐड करना है, हमें डीई साइन थीटा ऐड करना है, बहुत सारे डीई साइन थीटा को ऐड करते जाना है, और लास्ट में हमें क्या मिल जाएगा, फाइनल ई नेट मिल जाएगा, ठीक है। तो यही कंसेप्ट मुझे बताना था कि यहाँ पे कॉस थीटा वाला कंपोनेंट नहीं आएगा, यहाँ पे कौन आएगा, सिर्फ साइन थीटा वाला कंपोनेंट। ई वाला भी कंपोनेंट लेके हम लोग यहाँ पे नहीं कर सकते, अगर हमें ई नेट निकालना है तो हमें साइन थीटा वाले को लेकर ही सॉल्व करना होगा। तो डीई की वैल्यू क्या आ रही थी, डीई की वैल्यू आ रही थी जी डी एम बाय आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ई क्या होगा, ई होगा इंटीग्रेशन डीई, राइट, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे देखेंगे। अच्छा, ई क्या होगा, इंटीग्रेशन डीई साइन थीटा, है ना, डीई साइन थीटा, डी साइन थीटा, सब डी साइन थीटा को जोड़ेंगे तभी तो ई नेट मिलेगा। तो ई क्या होगा, इंटीग्रेशन डीई साइन थीटा। अब डी की जगह वैल्यू डाल दो, जी डी एम बाय आर स्क्वायर साइन थीटा। वेरिएबल क्या होगा, वेरिएबल होगा यहाँ से डी थीटा। कुछ लोग मतलब समझ नहीं रहे कि यार डी थीटा आपने वेरिएबल क्यों लिया। देखो, हम हर जगह से छोटा छोटा डीएम मास काट रहे हैं, तो मास वेरिएबल है क्या, ऐसा है क्या कि वहां पे गए तो मास बढ़ गया, यहाँ पे मास घट गया? नहीं, हम सेम जगह से, हर जगह से सेम टू सेम छोटा छोटा मास काट रहे हैं। लेकिन जब हम यहाँ जा रहे हैं तो थीटा बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, थीटा बढ़ रहा है, थीटा बढ़ रहा है, थीटा बढ़ रहा है, काफी बढ़ रहा है। तो साइन थीटा यहाँ से लेके यहाँ तक चेंज हो रहा है, ना कि एम या फिर कोई और, तो इसीलिए वेरिएबल कौन होगा, डी थीटा। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, जीरो से लेके पाई तक, तो जीरो से लेके पाई तक हमें इंटीग्रेट करना है, ठीक है। अब जी कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, आर कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो। अच्छा, रेडियस आर दिया था तो बड़ा वाला आर यूज करेंगे यहाँ पे, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, ओके। अब देखो हमें करना क्या है, हमें दो काम करने हैं। सबसे पहली बात कि हमें डीएम की वैल्यू निकालनी है, डीएम की वैल्यू क्या होगी, और दूसरी बात हमें साइन थीटा डी थीटा को उसके बाद इंटीग्रेट भी करना होगा। तो डीएम की वैल्यू निकालने की कोशिश करते। देखो, इतने पार्ट को बाहर लो, ये काम हमने वर्क पावर एनर्जी में भी किया है। ये है थीटा, ये है आर, तो ये होगा आर डी थीटा, ये थीटा का छोटा सा एंगल डी थीटा है, तो ये टी थीटा, और ये आर, तो ये होगा आर डी थीटा, राइट। पूरे रिंग के लिए मास पर यूनिट लेंथ कितना होगा, वो होगा एम बाय पाई आर। पूरी रिंग के लिए मास पर यूनिट लेंथ कितना होगा, एम बाय पाई आर। तो इसके लिए मास पर यूनिट लेंथ कितना होगा, इसके लिए मास पर यूनिट लेंथ होगा डीएम बाय आर डी थीटा। अगर वर्क पावर एनर्जी में ना समझो तो यहाँ पे आपको समझ रहा होगा, ये थोड़ा सिंपल लैंग्वेज है, ठीक है। वहाँ पे मैंने आपको वो करा दिया था, मतलब रिलेशन से, ठीक है, लॉजिक से कराया था एक्चुअली, वो ये फॉर्मूले से है। मास पर यूनिट लेंथ कितना आएगा पूरे रिंग का, पूरे रिंग का मास कितना, एम, लेंथ कितनी, पूरी रिंग होती अगर पूरा सर्कल होता तो 2 पाई आर आता, ये आधा है तो पाई आर आएगा। इस छोटे से लेंथ के लिए मास पर यूनिट लेंथ कितना होगा, मास तो डीएम है, लेंथ कितनी है, लेंथ तो आर डी थीटा है ना, हमने फॉर्मूले से निकाल ली। लेंथ ऑफ आर क्या होता है, रेडियस इंटू थीटा इन रेडियन, तो आर डी थीटा क्या है, लेंथ है, तो मास पर यूनिट लेंथ ये भी तो है। तो पूरी रिंग में मास पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट होगा क्या, सपोज ये पूरी रिंग है 10 ग्राम की और पूरी लेंथ है 20,
तो 10/20 होगा। सपोज हम यहाँ से काट ले कोई 1 ग्राम, सपोज कोई 1 ग्राम हमने काट लिया, अब वहाँ से आर डी थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, वो आएगी 2। तो ये 10/20 कितना 1/2, ये भी 1/2, मतलब मास पर यूनिट लेंथ सेम होता है, मतलब dm बाय आर डी थीटा जो होगा वो सेम होगा m बाय पाई आर के। ठीक है, तो यहाँ से dm की वैल्यू निकाल लो, आर आर कैंसल, तो dm की वैल्यू आ जाएगी d थीटा m/पाई। तो dm की जगह हम क्या रख देंगे, dm की जगह हम लोग रख देंगे r स्क्वायर, dm की जगह आ गया m/पाई साइन थीटा d थीटा। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक। अब m बाहर निकाल लो, पाई बाहर निकाल लो, ये भी कांस्टेंट है, तो gm बाय पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एक्चुअली हमने पहले ही वेरिएबल करा दिया, पहले से नहीं कराना चाहिए था, 0 to पाई। डी थीटा को जाने दो, अभी हमें पता नहीं है कुछ, यहाँ तक जाने दो। और फिर देखो dm की जगह अपने आप डी थीटा आ गया, dm की जगह देखो अपने आप डी थीटा m/पाई आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग लिमिट भी डाल देते, लिमिट क्या होगा 0 से लेके पाई तक, तो ये आ गया 0 से लेके पाई तक। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब ठीक है एक और स्टेप लिख लो, साइन थीटा डी थीटा। हाँ देखो मैं क्या बोल रहा था, मैं बोल रहा था शुरू में ही हमें वेरिएबल नहीं कराना चाहिए था, क्योंकि आगे चल के हमें वैल्यू मिलने ही वाली थी। तो dm की वैल्यू मिली डी थीटा m/पाई, तो dm की जगह हमने वही रख दिया डी थीटा m/पाई और साइन थीटा। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई में है, तो gm/पाई आर स्क्वायर, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, और ये हो गया 0 से लेके पाई तक। कॉस पाई होता है -1, बट ये माइनस के साथ मिलके हो जाएगा +1, gm/पाई आर स्क्वायर। तो कॉस पाई होता है -1, बट ये माइनस ऑलरेडी है तो बना देगा +1। फिर माइनस लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस कॉस 0, तो ये माइनस मिलके फिर से प्लस हो जाएंगे। कॉस 0 इज नथिंग बट 1, तो ओवरऑल आंसर आया 2। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 2 gm/पाई आर स्क्वायर। अद्भुत कैसा लगा इंटीग्रेशन करके, ये आ गया ई नेट। यही सबसे भयंकर क्वेश्चन था जो आपको इस टॉपिक से में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, बोर्ड लेवल पर भी पूछा जा सकता है, एंट्रेंस लेवल पर भी पूछा जा सकता है। कुछ समझदार लोग होते तो इसका आंसर सीधा सीधा लिख के चले आते, gm/r स्क्वायर। एंट्रेंस में पूछा तो एक ऑप्शन ये रहेगा और ये भी ऑप्शन रहेगा, बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे। मे भी एक ऑप्शन ऐसा भी रहे gm/पाई आर स्क्वायर, या फिर 2 gm/r स्क्वायर। तो लीजेंड लोग सोचेंगे यार रिंग का मास m है, रेडियस r है, तो gm/r स्क्वायर ही तो होगा। खत्म, 4 नंबर आ गया, पता चला गया 4 नंबर। ठीक है, तो समझ में आया। इंटीग्रेशन कब करोगे, जब मास आपको पॉइंट मास के फॉर्म में ना दिया हो, क्वेश्चन में ना बोला हो कि पॉइंट मास है, तो वहां पे आप इंटीग्रेशन का रूल अप्लाई करोगे। ठीक है, कैसे किया हम लोगों ने, सबसे पहले हम लोगों ने ये सोचा कि हमें डी को इंटीग्रेट करना है या डी का कोई कंपोनेंट लेना है। तो हमें पता चला डी कॉस थीटा कैंसिल हो रहा है, तो हमें इंटीग्रेट करना है डी साइन थीटा को। तो हमने डी साइन थीटा इंटीग्रेट करना शुरू किया, और इंटीग्रेशन के दौरान हमें डी की वैल्यू ये मिली, कांस्टेंट बाहर लिया, डीएम की वैल्यू हमें यहाँ से मिली, मास पर यूनिट लेंथ m/पाई आर पूरी रिंग का, इतनी सी लेंथ का मास पर यूनिट लेंथ dm/r डी थीटा दोनों सेम होता है, तो यहाँ से हमें डीएम की वैल्यू मिल गई। डीएम की वैल्यू हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट की तो हमें आंसर मिल गया साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, वैल्यू पुट की, आंसर आ गया 2 gm/पाई आर स्क्वायर। ये हो गया ग्रेविटेशनल फील्ड का आंसर, आया इतना। चलिए अब यहाँ पे न्यूमेरिकल पार्ट खत्म होता है, अब हम लोग देखते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड फॉर हॉलो स्फीयर एंड सॉलिड स्फीयर। अब देखो जो ग्रेविटेशनल फील्ड हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड फॉर हॉलो स्फीयर एंड सॉलिड स्फीयर। तो मैक्सिमम टाइम्स क्या होता है कि टीचर्स आपको वैल्यूज रटा देते हैं कि अगर इनसाइड बोला रहेगा तो 0 होगा, आउटसाइड बोला रहेगा तो gm/r स्क्वायर होगा, एट सरफेस बोला रहेगा तो gm/R स्क्वायर होगा, ऐसा आपको रटा दिया जाता है। ठीक है, बट मेन चीज़ क्या है कि एंट्रेंस लेवल पे यहाँ पे आपको ग्राफिकल क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, ग्राफ बना के दे देगा, बोलेगा कौन सा यहाँ पे करेक्ट ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रेविटेशनल फील्ड को। ठीक है, सॉलिड स्फीयर के लिए, हॉलो स्फीयर के लिए। तो ऐसे सारे क्वेश्चंस अगर आपको अच्छे से करने हैं तो आपको डीप लॉजिक में जाना होगा, समझना होगा कि ग्रेविटेशनल फील्ड 0 है तो क्यों है, gm/r स्क्वायर है तो क्यों है। ठीक है, अभी तक हमने ग्रेविटेशनल फील्ड का कंसेप्ट तो जान ही लिया है कि यहाँ पे अगर हमारे पास कोई मास m है तो एट द डिस्टेंस r वो कितनी ग्रेविटेशनल फील्ड लगा रहा होगा, gm/r स्क्वायर। ये gm/r स्क्वायर क्या होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं, ये होता है ग्रेविटेशनल फील्ड का स्ट्रेंथ या फिर ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर ई से। ठीक है, चलिए तो ये सारी बातें तो आपको थोड़ी देर पहले ही बताई मैंने।
डिस्कस करते हैं। अब सपोज हमारे पास कोई हॉलो स्फीयर है, तो यहाँ पे आपको सीखना होगा गॉस लॉ। ठीक है, गॉस लॉ थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको। गॉस लॉ मेनली आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आएगा, बट आप अगर अच्छी अच्छी बुक्स देखोगे तो वहाँ पे आपको गॉस लॉ मिलेगा ग्रेविटेशन के लिए भी। गॉस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, ना ही एनसीईआरटी में दिया है, आपको ये मिलेगा अच्छी अच्छी बुक्स में, हाई लेवल की बुक्स जो है, ठीक है, डीसी पांडे वगैरह। तो वहाँ पे गॉस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपको मिलेगा, जहाँ पे उन्होंने कहा है, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में उन्होंने कहा है और एक इसमें कहा है ग्रेविटेशन में। उन्होंने कहा है सपोज आपके पास कोई एक स्फेरिकल सिमेट्रिकल बॉडी हो, जैसे सपोज यहाँ पे एक रिंग है या फिर हमारा अर्थ है, ठीक है, स्फेरिकल सिमेट्रिकल और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास हो, हर जगह मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो सेंटर पर ग्रेविटेशनल फील्ड होती है 0, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 0। कब? जब स्फेरिकली सिमेट्रिकल बॉडी हो। क्या कहा इन्होंने कहा है कोई स्फेरिकल और यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी हो तो सेंटर पे ग्रेविटेशनल फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई भी फील्ड आप देखने जाओ, मतलब इन दोनों में से वो 0 होगी। ये किसका कहना है? ये कहना है गॉस का। ठीक है, तो ये कंसेप्ट समझ गया। अब इसमें कुछ डीप मीनिंग नहीं है, बस इतना ही है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं हॉलो स्फीयर के 3 केसेस कहाँ पे हमें देखना है। ठीक है, हॉलो स्फीयर एक बनाते हैं, मैं पहले बना लेता हूँ। सो हमारे पास यहाँ पे एक हॉलो स्फीयर है जिसका मास m है और रेडियस r है। हॉलो मतलब खोखला, अंदर से खाली। ठीक है, अब यहाँ पे हमें पूछा हुआ है कि फाइंड ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड द स्फीयर, सॉरी पहले आउटसाइड द स्फीयर एट सरफेस ऑफ द स्फीयर और इनसाइड द स्फीयर। ठीक है, 3 जगह पर हमसे पूछा हुआ है। आउटसाइड द स्फीयर पर कहानी क्या होगी? आउटसाइड द स्फीयर पर सपोज मतलब यहाँ पर कहीं पर भी पूछ सकता है, तो वहां के लिए r की वैल्यू होगी स्मॉल r, है ना, r की वैल्यू अलग होगी ना, स्मॉल r, तो वहां पे e की वैल्यू होती है gm/r²। ठीक है, सरफेस ऑफ द स्फीयर की बात करें तो, सरफेस ऑफ द स्फीयर की बात करें मतलब यहां पर, तो सरफेस पे अगर आप बात करोगे तो सरफेस पे r की वैल्यू क्या है? कैपिटल R फिक्स है, तो यहाँ पे होगा भी gm/r², यहाँ भी होगा gm/r², बस ये वाला r आ जाएगा। क्यों? क्योंकि r की वैल्यू तो सेम रहने वाली है। सरफेस पे बात करो तो सरफेस पर कहीं भी रख दो, क्योंकि वो एक सर्कुलर बॉडी है तो रेडियस तो सेम रहने वाला है ना। हाँ, स्फेरिकल है, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस रहेगा, उतना चलता है। ठीक है, मेनली सर्कुलर बॉडीज की बात हो रही है। तो आउटसाइड द स्फीयर में क्या होगा? आउटसाइड द स्फीयर में r की वैल्यू ज़्यादा होगी, मतलब ये जो स्मॉल r है वो ग्रेटर देन होगा कैपिटल R से, आउटसाइड द स्फीयर के केस में। सरफेस ऑफ द स्फीयर के केस में r की वैल्यू कैपिटल R के इक्वल होगी, नोट करते जाओ। इनसाइड द स्फीयर r की वैल्यू कैपिटल R से छोटी होगी, और इनसाइड द स्फीयर ग्रेविटेशनल फील्ड होगी 0। सिमेट्रिकल बॉडी है ना, स्फेरिकल है, सिमेट्रिकल है, कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन है, ऐसा तो है नहीं कि कहीं पर मतलब ज़्यादा मास है कम मास है, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी होगी? सेंटर पर, सॉरी इनसाइड द स्फीयर कितनी होगी? 0। किसका कहना है ये? गॉस लॉ। तो पहला दो तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है यार, r की वैल्यू जैसी होगी, मतलब यहाँ के लिए r की वैल्यू इतनी है, 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 मतलब r की वैल्यू अलग अलग है तो हमें e की वैल्यू अलग अलग देखने को मिल रही है। अब r की वैल्यू अगर हम लोग सरफेस पे बात करेंगे तो r की वैल्यू फिक्स हो जाएगी, किसके इक्वल हो जाएगी? रेडियस के, रेडियस ऑफ द स्फीयर के, इसीलिए वहाँ पे gm/R² है। बट ये इनसाइड द स्फीयर 0 कैसे आ रहा है? चलो ठीक है, इनसाइड द स्फीयर की बात करें तो इनसाइड द स्फीयर सेंटर पर तो हम मान सकते हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले आपने ट्रायंगल का निकाला तो ट्रायंगल में आपने प्रूफ करके दिखाया कि सेंटर पे 0 होता है। बट बाकी जगहों पे 0 क्यों होता है? मतलब इनसाइड बोला तो कहीं पर भी बस अंदर रहना चाहिए, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर कहीं पर भी 0 होता है। क्यों 0 होता है वही तो नहीं पता हमें, तो चलो पता करते, कोशिश करते थोड़ा सा समझने की। आप भी कोशिश करो, क्योंकि मेरे समझाने से नहीं समझ में आएगा, आपके समझने से समझ में आएगा। सपोज हम इस पॉइंट की बात करें, ठीक है, तो इस पॉइंट के लिए r कितना है? लेट से r1, और ये वाला r कितना है? r2। तो यहाँ पर कुछ फील्ड जनरेट होगी, लेट से यहाँ पे हो रही है, ये यहाँ पर ज़्यादा फील्ड जनरेट होगी, यहाँ पर मास भी ज़्यादा है,
ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला होता है gm/r², राइट। मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है r² के। तो किसका प्रोपोर्शनैलिटी साइन यहाँ पे ज्यादा इफेक्ट करेगा e की वैल्यू को? सोचो, किसका प्रोपोर्शनैलिटी साइन ज्यादा इफेक्ट करेगा e की वैल्यू को? m नहीं, m की पावर 1 है। अगर एक गुना मास बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड एक गुना बढ़ेगी। डबल करोगे डबल होगी। पर r की वैल्यू अगर आप डबल करोगे तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा। r की वैल्यू आप 4 टाइम्स करोगे ये 16 टाइम्स हो जाएगा। मतलब r पर ये ज्यादा डिपेंड करता है। तो जरा यहाँ पे ध्यान से देखो, r की वैल्यू यहाँ पे छोटी है मतलब r यहाँ पे छोटा है तो ग्रेविटेशनल फील्ड बहुत ज्यादा है। यहाँ पे r की वैल्यू बड़ी है तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड कम है। फिर दूसरा फैक्टर भी आता है, यहाँ पे मास कम है, इसका ग्रेविटेशनल फील्ड जो बन रहा है वो कम मासेस के साथ बन रहा है, इतनी मासेस तो है यहाँ पे, तो यहाँ पे मास कम है बट ये उतना ज़्यादा इफेक्ट इसको नहीं दे पाता है। बट यहाँ पे मासेस ज़्यादा है तो ओवरऑल दोनों में भिड़ंत होती है और दोनों में कट कुट के सब जीरो हो जाते हैं, मामला इक्वल हो जाता है लास्ट में। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इनसाइड द स्फीयर आखिर जीरो क्यों होता है कहीं पर भी। सपोज हम कहीं और पे पॉइंट ले लेते हैं, सपोज हमने यहाँ पे पॉइंट ले लिया, ठीक है, तो r की वैल्यू ये देखो काफ़ी छोटी है, मतलब e इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। तो यहाँ पे m की वैल्यू तो कम है बट r की वैल्यू भी कम है, मतलब यहाँ पे e इसके वजह से ज़्यादा होगा, इसके वजह से कम होगा, लास्ट में ये न्यूट्रल हो जाएगा। और ऊपर यहाँ पे r की वैल्यू ज़्यादा है पर m की भी वैल्यू ज़्यादा है, तो e इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², मतलब r की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है तो e की वैल्यू थोड़ी कम होगी, और e इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास m की वैल्यू थोड़ी ज़्यादा है तो e की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो दोनों जगह पे देखो सेम साइन दिख रहा है, यहाँ पे भी ऐसा है, यहाँ पे भी ऐसा है, तो दोनों मिलजुल के आपस में नॉर्मल हो जाते हैं और इनसाइड द स्फीयर ई की वैल्यू आ जाती है 0। समझ में आया? ग्रेविटेशनल फील्ड फॉर हॉलो स्फीयर कहानी समझ में आई अच्छे से? चलो तो रफ करता हूँ और मैं इसका ग्राफ प्लॉट करके दिखाता हूँ कैसा होता है। चलिए तो ग्राफ प्लॉट करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ठीक है, और जी एडवांस वगैरह में आप इसको एक्सपेक्ट कर सकते हो। वैसे तो ग्रेविटेशन से क्वेश्चन ना के बराबर आते भी हैं तो बस एक, ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं दूसरे चैप्टर से रिलेट करके। चलिए सो हम ग्राफ बनाने वाले हैं ग्रेविटेशनल फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का, आर का। तो लेट से हमारे पास यहाँ पे एक हॉलो स्फीयर है जिसका रेडियस है आर। ये ग्राफ किसके लिए? ये ग्राफ है हॉलो स्फीयर के लिए, ठीक है, इसका रेडियस है आर। तो जो ये वैल्यू है, ध्यान से देखना, ये वैल्यू है, ये वैल्यू कितनी है? आर। और इसके जब अंदर है हम लोग, मतलब हम लोग स्फीयर के इनसाइड हैं, इस पॉइंट पर पहुंचे तो हम लोग आ गए सरफेस पे, और इसके बाहर गए तो हम लोग आ गए आउटसाइड द स्फीयर। इतना समझा? इस पॉइंट के जब पीछे हैं, मतलब आर की वैल्यू इससे हम लोग पीछे है तो मतलब स्फीयर के हम अंदर हैं। अरे यहाँ से देख लो, इससे पीछे जाओगे तो स्फीयर के अंदर चले गए ना, इसलिए ऐसे स्फीयर रख के बनाया जाता है ये। और फिर जब पॉइंट पे पहुंचे तो सरफेस पे आ गए, आर पे आ गए, और जब यहाँ से आगे निकले तो सरफेस से बाहर चले गए, मतलब आउटसाइड चले गए। तो आउटसाइड पे आर की वैल्यू आर से बड़ी होती है, सरफेस पे आर की वैल्यू आर के इक्वल होती है, इनसाइड में आर की वैल्यू आर से छोटी होती है। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी होती है? ध्यान से देखो, इनसाइड द स्फीयर 0 होती है, मतलब यहाँ पे ये 0 रहेगा। फिर सरफेस पे क्या होता है? एक बैग वो gm/r² बन जाती है। तो लेट से gm/r² बन के वो यहाँ तक आई, ये आया gm/r², सरफेस पे वो gm/r² बन गया। उसके बाद आउटसाइड द स्फीयर क्या हो रहा है? आउटसाइड द स्फीयर मास तो कांस्टेंट रहने वाला है, मास तो यही रहेगा ना स्फीयर का, या चेंज होगा मास? नहीं, चेंज क्या होगा? चेंज होगा r², मतलब r चेंज होगा। तो r जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे e घटेगा। एक पॉइंट आएगा जब r की वैल्यू हो जाएगी इन्फिनिटी तो e की वैल्यू हो जाएगी 0। कैसे? एनीथिंग अपॉन 1 अपॉन इन्फिनिटी इज 0, एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी इज 0। तो मतलब एक पॉइंट आएगा जब r की वैल्यू इन्फिनिटी होगी और e 0 हो जाएगा। अभी क्या हो रहा है? अभी r जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे e घट रहा है, मतलब e की वैल्यू आगे चल के ऐसे घटेगी, और एक पॉइंट आएगा इन्फिनिटी वाला। वैसे मैंने बहुत जल्दी ला दिया इन्फिनिटी, थोड़ा सा पीछे जाते जिंदगी में, ठीक है। तो एक पॉइंट आएगा इन्फिनिटी का जहां पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। तो ये ग्राफ बनता है हॉलो स्फीयर के लिए। समझ में आया? जब हम आउटसाइड द स्फीयर गए तो धीरे धीरे जाते जाते ई की वैल्यू घटती गई, सरफेस पे आए तो उसकी वैल्यू थी gm/r², इनसाइड द स्फीयर ई की वैल्यू थी 0, ठीक है। ये देखो, ये था कितना था? ये 0, इसलिए यहाँ पे कोई उछाल नहीं आया, 0 था ना ये,
सो ग्राफ में फालतू में गंदा कर रहा हूँ, एक्चुअली बहुत सुंदर बना दिया ना मैंने, तो अभी मिटाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, कोई नहीं एक और बनाएंगे। ठीक है, समझ में आया होलो स्फीयर की पूरी कहानी। अब हम बात करते हैं सॉलिड स्फीयर की। चलिए अब ले लेते हैं एक सॉलिड स्फीयर। तो ये हमने स्फीयर तो ले लिया है, अरे मान लो काहे मजाक उड़ा रहे हो। ठीक है, सो ये हो गया सॉलिड स्फीयर। अब सॉलिड स्फीयर है मतलब ये भरा होगा। ठीक है, सो लेट से यहाँ पे भरा हुआ है, चलो मैंने भर दिया, अब मान लेना भरा हुआ है। ओके, सो यहाँ पे भी 2 पॉइंट्स आएंगे जिसका रेडियस r है, मास m है। तो यहाँ पर भी हम तीनों चीज़ें निकालेंगे। इनसाइड द, ओके आउटसाइड से शुरू करते हैं क्योंकि इनसाइड वाला ही केस अलग होता है। आउटसाइड द स्फीयर, आउटसाइड द स्फीयर म्हणजे r की वैल्यू r से बड़ी। इनसाइड द, एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर, एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर जहाँ पे r की वैल्यू r के इक्वल होती है, और इनसाइड द स्फीयर जहाँ पे r की वैल्यू r से छोटी होती है। ये r क्या है? डिस्टेंस, जहाँ तक उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड हमें निकालनी है। r क्या है? डिस्टेंस, जहाँ तक हमें उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड निकालनी है। ये r क्या है? रेडियस। ठीक है, इतना क्लियर रखना, कभी कभी मतलब आपको ये भी कंफ्यूजन होने लगता है। देखो आउटसाइड द स्फीयर बात करें मतलब यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। अच्छा, स्फीयर हॉलो हो या फिर सॉलिड हो, कोई फर्क है क्या आउटसाइड वाले पे? सोचो एक बार, आउटसाइड की बात करें तो उस पर कोई फर्क होगा क्या? चाहे वो हॉलो हो चाहे वो सॉलिड हो, कोई फर्क नहीं होगा। सॉलिड होगा मास ज्यादा होगा, हॉलो होगा मास कम होगा, मतलब ये सेम रहेगा। तो E इज इक्वल टू आता है gm/r²। सरफेस की बात करें तो सरफेस पर भी कोई फर्क होगा क्या? कोई फर्क होगा सरफेस पर? कोई फर्क नहीं होगा, चाहे वो हॉलो हो चाहे वो सॉलिड हो, कोई फर्क नहीं होगा, सरफेस पर ही तो है। तो E इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा gm/r², एज सेम एज लास्ट वन। इनसाइड द स्फीयर क्या होगा? यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर क्या होगा? 0 होगा? नहीं, गॉस लॉ याद करो। गॉस लॉ ने ये नहीं कहा था कि सॉलिड स्फीयर के लिए 0 होता है, उन्होंने कहा था हॉलो स्फीयर हो, ठीक है, और सिमेट्रिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन हो। ऐसा नहीं है, यहाँ पे सॉलिड है, भरा हुआ है मास, यहाँ वहाँ पूरा भरा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कम, यहाँ पे ज़्यादा, ऐसा ऐसा है। हॉलो में कैसा था? हॉलो में यहाँ पे मास ही नहीं था, मास जो था वो यहाँ पे था और सिमेट्रिकल था, तो इसलिए वहाँ पे 0 हो गया था। इनसाइड द स्फीयर एक बहुत ही लंबी कहानी है, तो हम लोग अब शुरू करेंगे। फिलहाल ये बताओ, ये समझ में आया क्या कि आउटसाइड द स्फीयर और एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर सेम क्यों रहेगा? क्योंकि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है अंदर क्या है ना, स्फीयर है बस, तो वहाँ पे सेम ही रहेगा। आउटसाइड द स्फीयर पे r की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इतनी हो सकती है, इतनी हो सकती है, उतनी हो सकती है, वहाँ तक हो सकती है, इनफाइनाइट तक हो सकती है। सरफेस ऑफ द स्फीयर पे r की वैल्यू बस यही हो सकती है, क्योंकि सरफेस पे आप कोई भी पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो, यहाँ से भी यही रेडियस r होगा, ये पॉइंट ले लो, यहीं से भी यही रेडियस r होगा, यहाँ से भी यही रेडियस r होगा, कोई भी पॉइंट ले लो आपको रेडियस r ही मिलेगा। इनसाइड द स्फीयर वैल्यू आती है E इज इक्वल टू gm/r/r³। लिख लो, अभी लिख लो, अभी मैं डिराइव करके बताऊंगा। समझ में आया? चलो, सो ये तीनों बातें याद हो गई, अब डिराइव करते हैं हम लोग इसको। ठीक है, इनसाइड द स्फीयर को, बाकी दोनों कहानी तो हो गई। चलिए इनसाइड की कहानी एकदम अंदर जाके समझते हैं हम लोग। इनसाइड की कहानी, ये आ गए हम स्फीयर के अंदर। अरे भैया क्या स्फीयर है, एलिप्स क्यों नहीं बना दिए? वही बना था शायद। ठीक है, सो स्फीयर हमारा कुछ ऐसा है, ठीक है ना, बहुत बढ़िया है। स्फीयर सॉलिड है यहाँ पे, तो यहाँ पे नेट ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा? नेट ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है, नेट कितना होगा? देखो यहाँ पे कुछ मासेस अंदर होंगे और कुछ मासेस बाहर होंगे। ये सपोज ये कुछ मास है, ठीक है, ऐसा भरा हुआ है, और कुछ मास यहां पर भी भरा हुआ है। लेट से ये मास है m डैश, ये मास क्या है? m डैश, जो यहाँ पे भरा हुआ है एट द डिस्टेंस r। तो यहाँ पे जो ई नेट होगा वो दोनों के वजह से होगा, एक तो ये मास की वजह से, एक तो ये मास की वजह से। मतलब ई नेट क्या होगा? ई नेट होगा ड्यू टू आउटसाइड मास प्लस ड्यू टू इनसाइड मास। ठीक है, ये होगा ई ड्यू टू आउटसाइड मास प्लस
ड्यू टू इनसाइड मास, इनसाइड मास। ठीक है, ये होगी हमारी कहानी, मास इनसाइड स्फीयर, आउटसाइड मास, मतलब स्फीयर के अंदर वाला मास, स्फीयर के बाहर वाला मास। अब यहाँ पे होता क्या है, बाहर वाले मास के लिए जो ये है, सपोज हमें यहाँ पे कोई पॉइंट P है, इनसाइड का ढूंढ रहे हैं ना, तो सपोज हमारे पास यहाँ पे कोई पॉइंट P है जहाँ पे हमें ग्रेविटेशनल फील्ड ढूंढनी है, तो यूनिट की जगह लिख दो EP, ग्रेविटेशनल फील्ड एट P। अब P जो है वो बाहर वाले के लिए क्या है, बाहर वाले मास के लिए P क्या है, सोचो 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 एक बार सोचो, P क्या है बाहर वाले मास के लिए, पॉइंट है। अरे भाई क्या सोच रहे हो, बाहर वाले मास के लिए P है इनसाइड, बाहर वाले मास के लिए P कहाँ है, अंदर है, और बाहर वाले मास के लिए अगर P अंदर है तो अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी होती है, 0। अब आप लोग सोचोगे यार हॉलो स्फीयर कहाँ है वो, बट आप समझ नहीं पा रहे हो। देखो हमने क्या किया, हमने कुछ मास को सेपरेट कर दिया, उधर वाले मास को एकदम उधर और इधर वाले मास को एकदम इधर, तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अब हर एक पॉइंट पर, सपोज ये आपका स्फीयर है, यहाँ पे पॉइंट P है, हर एक पॉइंट के लिए जो P के उस साइड है उसको लगेगा P अंदर है, तो उसके लिए P के पास जो इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फील्ड होगी, ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी होगी, 0। अब सपोज P पॉइंट यहाँ पे आ गया, तो इसके लिए P कहाँ है, अंदर है, तो उसके लिए P के पास ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी होगी, 0। मतलब E ड्यू टू इनसाइड मास, सॉरी E ड्यू टू आउटसाइड मास कितना होगा, 0। यहाँ पे E कितना होगा, 0, क्योंकि बाहर वाले मास के लिए E अंदर है और उसके लिए ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी होती है, 0। ठीक है, तो हमें कैलकुलेट किसके लिए करना है, हमें कैलकुलेट करना है E ड्यू टू इनसाइड मास। तो फिर से मैं इसको थोड़ा सा सुंदर तरीके से बना देता हूँ, छोटा सा ही बनाता हूँ ताकि बेहतर दिखे। सपोज इनसाइड मास है m डैश, ये पॉइंट P है और ये डिस्टेंस r है। ठीक है, तो यहाँ के लिए E आएगा g m डैश अपॉन r स्क्वायर। इतना क्लियर हुआ। अब डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। लेट से इसका मास m डैश, इसका वॉल्यूम v डैश, तो डेंसिटी की जगह m डैश की जगह क्या आ जाएगा, m डैश की जगह आ जाएगा डेंसिटी इंटू v डैश। वॉल्यूम क्या होगा यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे ये स्फीयर है तो वॉल्यूम होगा 4/3 पाई r क्यूब, तो v डैश की वैल्यू मिल गई 4/3 पाई r क्यूब। तो E इज इक्वल्स टू m डैश की जगह हमने लिखा रो v डैश अपॉन r स्क्वायर, और फिर v डैश की जगह हमने ये वैल्यू डाल दी g रो 4/3 पाई r क्यूब और नीचे r स्क्वायर। ठीक है, अब r स्क्वायर से ये क्यूब कैंसल, तो E इज इक्वल्स टू आ गया 4g रो पाई r अपॉन 3। आपने तो कहा था E इज इक्वल्स टू जी एम आर अपॉन आर क्यूब, ये तो हमें दिख ही नहीं रहा है। रो की वैल्यू डालो, रो क्या होता है, रो होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास अपॉन वॉल्यूम यहाँ पे डाल दो पूरे स्फीयर का। ये रो क्या है, रो डेंसिटी है, डेंसिटी पूरे स्फीयर में कांस्टेंट होगी, हर पॉइंट पर डेंसिटी कितनी होगी, कांस्टेंट होगी, तो यहाँ पे डेंसिटी की वैल्यू डाल दो। E इज इक्वल्स टू, वैसे ये भी फेमस इक्वेशन है, ये भी याद कर सकते हो, ठीक कर लेना। E इज इक्वल्स टू, मत करना जाने दो, 4g अपॉन v कितना है 4/3 पाई r क्यूब, और यहाँ पर एक 3 ऑलरेडी है और यहाँ पे है r क्यूब कितना, ये r बड़ा वाला r ना, पूरे वॉल्यूम की बात हो रही है, पूरे वॉल्यूम की बात हो रही है तो ये पूरा r आएगा, ये पूरे स्फीयर का r आएगा रेडियस। हमने इतने वॉल्यूम की बात की थी तो यहाँ पे छोटा वाला r आया। ठीक है, और कौन रह गया, ऊपर रह गया पाई r। ठीक है, सो 4 कैंसल, 3 कैंसल, पाई कैंसल, E आ गया g/m/r अपॉन r क्यूब। हाँ, ये होती है वैल्यू ग्रेविटेशनल फील्ड की इनसाइड सॉलिड स्फीयर। समझ में आया, क्लियर कट समझा क्या एकदम अच्छे से। ठीक है, मैं भी आपको सीधा मोस्टली क्या करते हैं जब सिलेबस भगाना रहता है तो ग्रेविटेशनल फील्ड का छोटा सा मतलब बताएंगे कि देखो बेटा, ग्रेविटेशनल फील्ड ऐसी होती है कि यहाँ पे एक मास आपके पास है, उस मास पे कितना ज़्यादा फोर्स लगा उसी को ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे ये मास था 2 kg का, फोर्स लगा 10 न्यूटन, तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड आ गई 5 न्यूटन। अब हम स्फीयर की बात कर लें तो स्फीयर में इतना वैल्यू होता है, खत्म।
तो ऐसे 10 मिनट में ख़त्म किया जा सकता है ग्रेविटेशनल फील्ड को। बोर्ड लेवल पे अगर मुझे बताना होता इवन मैं भी ऐसे ही करता, ठीक है। बट क्योंकि 11th है, थोड़ा मजे लेके पढ़ना चाहिए, एक एक कंसेप्ट अच्छे से समझना चाहिए, इसके लिए हम लोग ऐसा पूरा डिराइव करके पढ़ते हैं। अब लास्ट में मैं पूरी वैल्यूज़ लिख देता हूँ। अच्छा, एक और काम, ग्राफ रह गया अभी सॉलिड स्फीयर के लिए, तो ग्राफ बना के हम लोग वैल्यूज़ एक बार रिवाइज करके लेक्चर को स्टॉप करते हैं, ठीक है। चलिए चलो ग्राफ बनाते हैं इसका। ये हो गया E, ये हो गया R। हम बना रहे सॉलिड स्फीयर के लिए, तो सॉलिड स्फीयर पेश किया जाए। ये आ गया सॉलिड स्फीयर जिसका रेडियस है R। ये हो गया वो पॉइंट, ठीक है। R की वैल्यू यहाँ पे देखो, ये इनसाइड की कहानी है, यहाँ पे R की वैल्यू R से कम है। ये एट द सरफेस की कहानी है, R इज इक्वल्स टू R है। और ये आउटसाइड द सरफेस, आउटसाइड द स्फीयर की कहानी है। आउटसाइड द स्फीयर की कहानी मतलब जहाँ पे R की वैल्यू ग्रेटर देन R है, मतलब रेडियस से बड़ी है, ठीक है। सो हम लोगों ने देखा इनसाइड द स्फीयर का इक्वेशन आ रहा था GMR अपॉन R क्यूब, मतलब यहाँ पे E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था R के। R क्यूब इसके भी तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अरे हाँ यार, अरे रेडियस सेम रहता है ना, स्फीयर का रेडियस चेंज होगा क्या, कुछ भी सोचते हो। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R के, तो R बढ़ेगा तो E भी बढ़ेगा, मतलब आगे जाते जाते जैसे जैसे R बढ़ेगा वैसे वैसे E बढ़ेगा। समझ में आया? ठीक है, थोड़ा अच्छे से बढ़ाते हैं। ये बढ़ाया हमने R, तो ये इनसाइड की कहानी है जहाँ पे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है R का। और यहाँ पे क्या हुआ, सरफेस पर आ गए। सरफेस पर क्या होता है, E इज इक्वल्स टू GM अपॉन R स्क्वायर। कौन सा R वाला, बड़ा वाला, कैपिटल, ठीक है। तो यहाँ पे ये वैल्यू हो गई E इज इक्वल्स टू GM बाय R स्क्वायर। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है E इज इक्वल्स टू GM बाय R स्क्वायर, और यहाँ पे R स्क्वायर अब वेरिएबल हो जाता है, मतलब E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। जैसे जैसे R स्क्वायर बढ़ेगा वैसे वैसे E घटेगा, तो आगे की कहानी ऐसी हो जाती है। और जैसे ही एक इन्फिनिटी पॉइंट आएगा वहाँ पे E की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि अगर R इन्फिनिटी आ गया तो 1 अपॉन इन्फिनिटी इज नथिंग बट 0। हाँ, तो ये है सॉलिड स्फीयर का ग्राफ। और हॉलो स्फीयर का ग्राफ कैसा था, हॉलो स्फीयर का ग्राफ जस्ट इसका सेम टू सेम ही था लगभग, ठीक है। देखो उसका ग्राफ ऐसा था, इसका ग्राफ ऐसा है, उसका ग्राफ ऐसा था, इसका ग्राफ ऐसा है, ठीक है। तो आई होप आपको दोनों केसेस समझ में आए होंगे। अब मैं लास्ट में आपको फॉर्मूला लिख के दे देता हूँ, छोटा सा ग्राफ बना के दे देता हूँ, शॉर्ट नोट की तरह हेल्प करेगा, ठीक है। समझ में आया ना? ये शुरू के केस में जब इनसाइड द स्फीयर थे तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू छोटा r था, तो जैसे जैसे छोटा r बढ़ रहा था E बढ़ रहा था। फिर जैसे हम लोग सरफेस पर पहुंचे वहाँ पे E की वैल्यू फिक्स हो गई GM बाय R स्क्वायर। यहाँ पे ना G वेरिएबल है, ना M वेरिएबल है, ना R वेरिएबल है, मतलब यहाँ पे फिक्स है, इतनी ही होगी। फिर आगे जैसे गए, आउटसाइड जैसे आने लगे, R की वैल्यू बड़े R से बढ़ने लगी, और बड़े R से जैसे जैसे बढ़ने लगी वैसे वैसे E की वैल्यू घटने लगी, और एक पॉइंट इन्फिनिटी आया जहाँ पे इसकी वैल्यू 0 हो गई। क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं और अब लिखते हैं हम लोग, ठीक है, शॉर्ट नोट्स। चलिए, सो वी वर टॉकिंग अबाउट ग्रेविटेशनल फील्ड। दो जगह पर देखा हमने, हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर हमारा अर्थ भी है, तो अर्थ की भी जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो GMR अपॉन R क्यूब ही है जहाँ पे आप लोग हो, ठीक है। ओके, हॉलो स्फीयर में भी 3 केसेस हैं, एक इनसाइड, एक एट सरफेस और एक आउटसाइड। इसमें भी 3 सेम केसेस, इनसाइड, एट सरफेस और एक आउटसाइड। वैल्यूज लिख लेते हैं फटाफट। इनसाइड वैल्यू होती है 0, सरफेस पे वैल्यू होती है GM बाय R स्क्वायर, यहाँ पे आउटसाइड वैल्यू होती है GM बाय R स्क्वायर। इनसाइड वैल्यू होती है GMR अपॉन R क्यूब, ठीक है। सरफेस पे होती है GM बाय R स्क्वायर, और आउटसाइड द स्फीयर होता है GM बाय R स्क्वायर, ठीक है। ग्राफ की बात कर लें तो छोटा सा ग्राफ भी बना लेते हैं यहाँ पे। इसके लिए ग्राफ बनाते हैं, तो ये हमारा स्फीयर है, ठीक है। इसके लिए ग्राफ ऐसा बनता है E वर्सेस R का, और इसके लिए ग्राफ हमारा कुछ, ये हमारा स्फीयर है, इसके लिए हमारा ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। सो ये हो गया E, ये हो गया R।
तो ये हो गए दोनों केसेस ग्रेविटेशनल फील्ड के। अब अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग सीखेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड द वेरिएशंस, उसमें जो भी वेरिएशंस आते हैं उसमें उसको भी हम लोग खास तरीके से डिस्कस करेंगे। फिर डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।